नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिफर भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे न्यूज रूम लाइव में आज की बड़ी खबर, जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस खबर पर है, क्योंकि 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। आज रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की ये बड़ी मुलाकात, महामलक मुलाकात के रूप में इस मुलाकात को देखा जा रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद दो पड़ोसी देशों की मुलाकात होने जा रही है। एक बड़ा विवाद, सीमा विवाद, एलएसी का विवाद, जो शुरुआत हुआ था गलवान से, लेकिन ब्रिक्स के मंच पर अब इसे मरहम लगाए जाने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जाएगी और साथ ही साथ जिनपिंग के साथ आज मुलाकात होना संभव बताया जा रहा है। ये द्विपक्षीय बैठक होगी दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच, और इस बैठक में क्या क्या बातचीत होगी, किस तरह से जो सीमा विवाद पिछले कई सालों से जो लगभग 80% के आसपास सुलझ गया है, और जिसकी पहल विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ जो अजीत डोभाल हैं, उन्होंने शुरुआत की थी और अंजाम तक पहुंचाया, और आज उसको आगे बांधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत बड़ा कदम ब्रिक्स के मंच पर हो सकता है। नजरें आज इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर होने वाली है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। जिसका जो सम्मेलन है जो कि रशिया में हो रहा है, वहां पर जो है ये जो चाइना और इंडिया के जो हेड्स हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनके बीच में मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टॉक्स होंगी और जितने भी ट्रेड संबंधित मामले हैं, यहाँ पर जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ठीक करने की बात है, वो आज इस टेबल टॉक में होगी। आपको बता दें कि बीते दिन रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन है, उनके साथ ही द्विपक्षीय बैठक हुई है। क्या कुछ कहना चाहिए? स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने जब कल हुई थी, बातचीत हुई थी रूस के साथ, और जो 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी रूस का दौरा कर चुके हैं, और ये दौरा बताता है कि दोनों देशों के बीच के संबंध कितने नजदीक हैं। मोदी जिनपिंग की जो मुलाकात होगी रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का आज दूसरा दिन है, क्योंकि ये मुलाकात संभव माना जा रहा है, और इस मुलाकात पर दुनिया के बड़े देशों की नजरें हैं कि मोदी की चीन के राष्ट्रपति के साथ जो है वो द्विपक्षीय बातचीत होना आज संभव बताया जा रहा है।
बता दें कि दोनों नेताओं के बीच में करीब 5 साल के बाद ये औपचारिक वार्ता होने जा रही है। दुनिया की नजरें जो है वो इंडिया और साथ ही साथ चाइना पर है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो ठीक होते नजर आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच में 4 साल से विवाद जो है वो चल रहा था, लेकिन अब ये सुलझता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, और रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की ओर दोनों देश इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। 2019 में तमिलनाडु में दोनों देशों की आखिरी मुलाकात हुई थी, जिस वक्त की बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद मिले जरूर एक मंच पर दिखे, लेकिन आपस में बातचीत नहीं हुई थी। और आज वो दिन आ गया है जब इन दो देशों के बीच ये मुलाकात होना संभव है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बात होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा था सीमा विवाद को लेकर, जिसको फिलहाल लगभग आधे से ज्यादा सुलझा लिया है, जो अभी तक आधिकारिक सरकार की तरफ से रिपोर्ट साझा की गई है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अहम भूमिका बताई जा रही है। लेकिन उस विवाद को और मरहम लगाने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से बातचीत करेंगे, क्या नई चीजें निकल कर आएंगी, ये देखना होगा। फिलहाल डॉक्टर राम श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की ये बातचीत कितनी अहम होगी, दुनिया की नजरें इस पर होंगी, लेकिन दोनों देशों के बीच क्या बातचीत होगी, किस तरह से, क्या व्यापारिक जो संबंध है वो फिर से एक बार शुरू होंगे, साझा होंगे, या अन्य चीजों पर भी बातचीत होने की संभावना है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, आवाज चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दोबारा से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तस्वीर फिलहाल निकल कर आई है ब्रिक्स के पहले दिन से, वो यही बता रही है कि मुलाकात होना संभव है और अहम है। तो आपको बता दें कि मुलाकात आज होने वाली है, काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, क्योंकि बायलैटरल टॉक्स होंगी। ट्रेड के बीच में जो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, या फिर अन्य चीजों को लेकर एलएसी का मामला काफी अहम, जिस पर की अब सहमति बन चुकी है। लेकिन इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप, जो इनके यहाँ पर रिश्ते हैं, वो किस तरीके से ठीक होंगे, वो आज इस बैठक में तय हो जाएगा। दुनिया भर की निगाहें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जो जिनपिंग है उन पर टिकी हुई है, और काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जा रही है। एक टेबल पर दोनों नेता जो हैं वो बैठे नजर आएंगे, और एशिया की दो बड़ी पावर्स यानी कि इंडिया और साथ ही साथ चाइना एक टेबल पर बैठकर तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। दुनिया भर की निगाहें इस पर है। अगर हम अमेरिका की बात करें या फिर अन्य जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी निगाहें इस पे है, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं अपने आप में टेंशन की बात है, कहीं ना कहीं थ्रेट की बात है, क्योंकि दो जब सुपर पावर्स मिल जाती हैं तो अपने आप में एक बड़ी सुपर पावर बन जाती है। जिसके बाद कि आज तस्वीर कुछ इस तरीके की होगी कि इंडिया और साथ ही साथ चाइना जो है वो एक टेबल पर बैठ के बातचीत करेंगे, चाहे वो ट्रेड है या फिर वो एलएसी का मामला है या फिर जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, तो इन तमाम चीजों को लेकर एक टेबल पर बैठकर बातचीत होगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ विदेश मामलों में जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आज जिस तरीके से इंडिया और चाइना एक ही टेबल पर बैठकर बात करेंगे, 5 सालों के बाद दोनों नेता मुलाकात करेंगे, कितनी अहम ये बैठक होने वाली है, क्योंकि दुनिया भर की नजरें इस बैठक पर है। फेस टू फेस मुलाकात तो 5 साल बाद हो रही है, लेकिन इसके बीच में उनके संपर्क बने हुए हैं, और वो संपर्क का सूत्र जो है डिप्लोमेटिक चैनल होता है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के बीच में जब कभी कोई वार्तालाप होती है तो उससे पहले जिस तरह से हम सड़क बनाते हैं, तो नई सड़क पर पहले खुदाई करते हैं, गिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको मजबूत करते हैं और उसके बाद उसमें सीमेंटिंग करते हैं। ठीक इसी तरह से राष्ट्राध्यक्ष जब भी बात करते हैं तो डिप्लोमेटिक चैनल पर मूल मुद्दों पर बहस हो जाती है। वहाँ के अधिकारी या यहाँ के अधिकारी मिलकर उनकी समस्याएं बताते हैं, हमारी समस्याएं बताते हैं, उनका निराधार करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 साल में जो प्रगति हुई है निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके पहले जो स्थिति थी वो चिंताजनक थी, क्योंकि ये चाइना की आर्मी ने जिस तरह से हमारी सीमाओं का उल्लंघन करके और यहाँ पर हमारे सैनिकों को 20 सैनिक मारे गए थे। यद्यपि ये बात भी सही है कि हमारे सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, और चाइना के तो उनके जो पीपुल्स आर्मी के जवान थे उनको भी अरेस्ट किया। पर ये कोई एक सभ्य देशों की परंपरा नहीं है कि मामूली कंफ्यूजन के कारण
जो जमीन हमारी है उसको आप अपनी बता रहे हैं, तो अगर बैठकर उसका प्रामाणिक तौर पर विचार करना चाहिए। इस जमाने में मैकमोहन रेखा को जो है चाइना भी मानता था, हम भी मानते थे, अंग्रेजों के जमाने की बात है। लेकिन आजादी के बाद किन्हीं कारणों से हम उस पर अपनी चौकी नहीं रख पाए, वापिस की थी, और इस तरह से चाइना ने उसको अपना क्षेत्र मानकर इन्वेजन किया था, जिसकी भारी कीमत हमको चुकाना पड़ी थी। लेकिन समय के साथ चाइना को भी समझ में आ गया है। और हमारी एशिया की दो सुपर पावर्स मिल जाती है, इंडिया और चाइना एक टेबल पर आकर बातचीत कर लेते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टेंशन की बात है। देखिए शिवमन जी, हमारी जो नीति है बड़ी सिंपल है, वो बहुत सरल है। हमको जो है किसी भी देश के, चाहे वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, हमको हमारे राष्ट्रीय हितों को पहले रखना है। और यही एक कारण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी एक नैतिक शक्ति आ गई है कि वो पुतिन के गले में हाथ डालकर भी बात करते हैं, बाइडेन के गले में भी हाथ बात करते हैं, और पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन जेलेंस्की से भी मिलते हैं, और इधर इजराइल से भी हमारी बहुत अच्छी मदद संबंध है। यही एक कारण है आज पूरी दुनिया जो है इन दोनों बड़े नेताओं पर, शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात पर। डॉक्टर राम इस पर भी प्रकाश डालिएगा। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का दौरा किया था और आज चाइना से बातचीत हो रही है। इसको डिप्लोमेसी के लेवल पर कैसे देखा जा सकता है? ये कितना बड़ा परिवर्तन है? क्या अब हम अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संपर्क बनाने में कामयाब रह सकते हैं? अच्छे संबंध बनाने में हम कामयाब रह सके हैं, या ये कहिए कि हमारे पड़ोसी जो हैं हमसे अच्छे संबंध बना सके हैं। क्योंकि अभी देखिए इस मुलाकात के बाद में वहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान की और चाइना की इस तरह की 2 दर्जन जो है कंपनियों पर बंदिश लगा दी है। क्यों लगा दी है? इसलिए लगा दी है कि वो जो हथियार भेज रहे हैं कहाँ हिजबुल्लाह के लिए, उनमें जो कुछ हथियार चाइनीज के पाए गए, और पाकिस्तान की वो कंपनियां जो वहाँ पर सऊदी अरब में बैठकर इस तरह के कल पुर्जे वगैरह पहुंचा रहे थे, उन पर उनको बंदिश लगानी पड़ी। इससे आप समझ सकते हैं कि राजनीति जो आज की तारीख की है वो एक शतरंज के खेल के समान है। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है आज जो LAC विवाद पर बातचीत होगी, हालांकि वो सुलझ गया है, उसमें जयशंकर है विदेश मंत्री, और साथ ही साथ अजीत डोभाल हैं, उन्होंने अपना सहयोग निभाया है, उनका अहम योगदान रहा है। क्या आज LAC पर फिर से बातचीत हो सकती है या अन्य मुद्दे इसमें शामिल होंगे? हाँ, LAC के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय आ रहा है, जिसके के लिए अमेरिका बहुत चिंतित है, जो वहाँ ताइवान के ऊपर जो चारों तरफ टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में तनाव, क्योंकि जब से साउथ कोरिया ने और अमेरिका ने और जापान ने मिलकर वहाँ पर एक्सरसाइज की, तब से नॉर्थ कोरिया एक तरह से भड़क रहा है और धोखे दे रहा है, बात बात पर ICBM छोड़ रहा है। तो ऐसे मौके में चीन की, रूस की, नॉर्थ कोरिया का जो संगठन है उसकी तपती हुई आग को ठंडा करने के लिए अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर है तो नरेंद्र मोदी दक्षिण के देश, पश्चिम के देश नाटो और अमेरिका इस बात पर आग लगाए बैठे हैं। इसलिए ये जो मुद्दा है केवल आपने बताया कि जो तमाम हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ अब अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान है या फिर अन्य जितने भी कंट्रीज हैं। चाइना की बात की जाए, सभी लोग जो है वो इंडिया की तरफ टिल्टेड नजर आ रहे हैं। इसका सीधा से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो। क्योंकि वहीं पर अगर हम चाइना के बारे से बात करें तो काफी सारी चाइनीज ऐप्स भी इंडिया में बैन की गई थी, जो कि इससे पहले इतना बड़ा कदम आज तक कभी नहीं उठाया गया। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि सभी सहायक सवल के निर्बल को न सहाय, पवन लगावत आग को दीप ही देश बुझाए। भारत की स्थिति अब जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रही है, और यही एक कारण है कि आज जो छोटे मोटे देश हैं जिनको का अपने अस्तित्व का खतरा हो रहा है, चीन की जो ड्रैगन पॉलिसी थी पुरानी, अभी भी कितनी है ये हमको नापना तोलना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम उनके बराबर ताकतवर नहीं हो जाते हैं, कोई देश आज के जमाने में अपना अस्तित्व नहीं रख सकता, अपने सिद्धांत को नहीं बता सकता। एक छोटा सा जवाब जानना चाहूंगा आपसे। पहले भी कई बार बड़े मंचों पर इन देशों से बातचीत करने की कोशिश की गई है, पहल भी भारत की तरफ से हुई है, लेकिन क्या फर्क है तब में और अब में? कितना फर्क आप देख रहे हैं? अब में जो फर्क है वो देश पहले जो है
आंखें नीची करके बात करते थे, और आज की तारीख में हम आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक शक्ति भी इम्प्रूव हो चुकी है और सामरिक शक्ति में भी हमारा कोई जोड़ तोड़ नहीं है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया के लिए एक नमूना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुमूल्य बातें उन्होंने कही है कि पहले भी बड़ी बार बड़े मंचों पर इन देशों से मुलाकात बातचीत हुई है, लेकिन ये देश सुधरने का नाम नहीं लेते। लेकिन अब हमारे देश के हालात कुछ अलग हैं, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हर एक तरीके से भारत अब सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि अब पड़ोसी देश भी भारत की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहे हैं और रिश्ते बनाने के लिए अब कहीं ना कहीं आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे केरल से, जहां पर प्रियंका गांधी आज वायनाड से नामांकन करेंगी। क्योंकि वायनाड सीट जो राहुल गांधी ने छोड़ी थी, 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और राहुल गांधी भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और प्रियंका गांधी का आज नामांकन होगा आधिकारिक तौर पर, उसके बाद रोड शो भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आज वायनाड से यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने वाली है और 13 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शन जो है वो देखने को मिलेंगी। कांग्रेस का गढ़ कहीं ना कहीं माना जाता है वायनाड की। अगर बात करेंगे, पहले राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था जब लोकसभा की बात आती है, यहाँ पर रायबरेली और वायनाड, लेकिन उन्होंने रायबरेली को चुना। अब वायनाड पर उपचुनाव होंगे, जिसके बाद कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ से नॉमिनेशन फाइल करती नजर आएंगी। आज शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने से ठीक पहले एक रोड शो देखने को मिलेगा, जिसमें संभावित तौर पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हमेशा से वायनाड कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और आज नॉमिनेशन फाइल है वो की जाएगी। इसी बीच अगर हम बात करेंगे प्रियंका गांधी को लेकर, उनके जो यहाँ पर उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो पति हैं और उनकी जो फैमिली है, वो पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में नजर आ रही है। एक्सपर्ट पोस्ट कर कहा गया, जहाँ पर उनके पति जो कि रॉबर्ट वाड्रा है, उन्होंने भी एक्सपर्ट पोस्ट कर मुबारकबाद दी है। वो चाहते हैं कि लोकसभा में प्रियंका गांधी बैठे। उसी के साथ साथ उनके भाई और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने भी एक्सपर्ट पोस्ट कर अपनी बहन को मुबारकबाद दी है, कहीं ना कहीं शुभकामनाएं दी है कि उपचुनाव जो कि 13 नवंबर को होने वाले हैं उसमें वो जीत हासिल करे। लेकिन अभी की अपडेट ये है कि आज वायनाड की तरफ से यहाँ पर नॉमिनेशन जो है वो फाइल की जाएगी। उससे पहले शक्ति प्रदर्शन भी जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसी बीच अभी की अगर बात करेंगे तो झारखंड के हवाले से भी अपडेट सामने आ रही है। झारखंड चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। इंडिया ब्लॉक से आरजेडी जो है वो अंदर है, वहीं पर दूसरी तरफ सीपीआई बाहर हो चुकी है। आरजेडी ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनलाइज कर दिए हैं। झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी खबर, यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में फूट बैठी नजर आ रही है। इसका सीधा तौर पर फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को होता नजर आएगा, बीजेपी को होता नजर आएगा। बिल्कुल, और झारखंड में कई दिनों से सीटों को लेकर जो तनातनी देखी गई है, उस बीच फिलहाल राजद यानी आरजेडी पार्टी संगठन में आ चुकी है, गठबंधन में आ चुकी है, लेकिन फिलहाल जो सीपीआई है, बाली सीपीआई है, वो फिलहाल बाहर है। उनको लेकर सीट शेयरिंग पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अब जेएमएम ने भी अपनी सीटों पर जो है वो नाम फाइनल किए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और साथ ही साथ आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने पहले कई सारी सीटों पर अपनी मजबूती जताई थी। लगभग 15 से 20 सीटों पर उन्होंने ये कहा था कि हम मजबूत हैं और हमें ये सीटें दी जाएं ताकि हम इन पर लड़ें और जीतें। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस और जेएमएम के बीच मंथन हुआ, उन्होंने पहले ही 70 सीटों पर ऐलान कर दिया। उसके बाद 6 सीटें ही आरजेडी के खाते में गई हैं, बाकी पर अभी भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मनीष झा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। मनीष का सहमति हुई आधी अधूरी, अभी भी एक पार्टी जो है वो दूर है, वो अंदर है, बाहर है, कहां पर खड़ी है? बिल्कुल फ्यूचर अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह लगातार हम लोग दर्शकों को दिखाते रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गहन मंथन चला है। इसके बाद निर्णय ये लिया गया है दोनों मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपना अपना पहला लिस्ट भी दोनों ने जारी कर दिया है।
बात रही राजद की, तो कभी वो नाराज नजर आते हैं, तो कभी अंदर खाने से रिपोर्ट आती है कि वो संतुष्ट हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। परंतु जो अभी का जो ताजा समाचार है उसमें यही हम लोगों को सूचना है कि राजद अभी साथ तो है लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उनका मांग है कि कम से कम 4 से 5 सीट और उन्हें दिए जाए। वही जेएमएम और कांग्रेस ने तो 7 सीटें ऑफर की थी पहले, अब तो 6 पर बात बन रही है और आरजेडी तो अपने आप को 10 से 15 सीटों पर मजबूत बता रही है। बिल्कुल, इसी को लेकर अभी जो गुत्थी है उसको सुलझाना बाकी है, मंथन जारी है। जब 10 से 15 सीटों पर आरजेडी के कार्यकर्ता मजबूत है तो उन्हें 6 से 7 सीट क्यों दिया जाए, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जब वोट किया गया तो अभी जो शीर्ष नेता है वो बात कर रहे हैं और अधिक सीटों का मांग कर रहे हैं। अगर हम बात करें दोनों पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, तो दोनों के जो प्रवक्ता है उनका बयान है कि यहाँ कोई भी खटपट नहीं चल रहा, यानी अंदरूनी कोई खला नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, परंतु सीपीआई की ओर से जो रिपोर्ट है, लेकिन मनीष, जब हमने कांग्रेस के नेताओं से बात करने की कोशिश की, आरजेडी की नेता अनीता से सुबह बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर से नकार दिया है कि जो अंतरकलह की खबरें निकलकर सामने आ रही है वो सरासर गलत है। पता नहीं कौन से सोर्सेज के हवाले से मीडिया में ये खबर आ रही है, ऐसा उनका कहना था। जिस तरह से लिस्ट जारी किए जा रहे हैं, लिस्ट के हिसाब से जब हम लोग आकलन करते हैं तो जो गठबंधन में उन्हें सीट दिया गया था उससे अधिक सीटों का उन्होंने घोषणा क्यों किया, उनसे अधिक सीटों पर वो प्रत्याशी क्यों उतारे, इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि अंदरूनी कुछ न कुछ कलह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। या हो भी सकता है कि गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आज या कल 2 दिन का समय है, इस बीच उन्हें और अधिक सीट मिल जाए। बिल्कुल, आग लगी है तभी धुआं होता है। बिल्कुल मनीष, लेकिन उसी बीच अगर हम बात करेंगे एनडीए के हवाले से, बीजेपी के हवाले से कल तक खबरें आ रही थी कि बीजेपी काफी कमजोर नजर आ रही है ग्राउंड लेवल पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया ब्लॉक में फूट डलती नजर आ रही है, इसका सीधा तौर पर फायदा एनडीए को, बीजेपी को होने वाला है। अभी अगर मगर पे चल रहा है क्योंकि कुछ जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे वो जंप करके चले आए जेएमएम में, और यहाँ जो अभी सीपीआई है ये अगर उससे नाराज होते हैं, गठबंधन से टूट जाते हैं तो इसका फायदा एनडीए को होना है। तो आज शाम तक हमें इंतजार करना होगा। जिस तरह पल पर स्थितियां बदल रही हैं, गठबंधन के जो नेता है तमाम नेता बैठकर बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बातचीत के बाद जो नतीजा होगा वो सामने आएगा, क्योंकि अभी तक ना तो राजद हुए हैं और ना तो सीपीआई, क्योंकि अभी तक क्या जेएमएम और कांग्रेस पूरी तरह से सहमत है? जो 70 सीटों पर अभी सहमति हुई थी, जी आपकी इन दोनों की तालमेल तो बनती नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में यदि राजद या सीपीआई अधिक सीटों का मांग करते हैं तो उसमें यह देखने वाली बात होगी कि इसका जो बलिदान है ये जेएमएम देते हैं या कांग्रेस देते हैं, क्योंकि उन्हें संतुष्ट करने के लिए यदि अधिक सीट देने पड़े तो कौन देंगे दोनों में से। तो गुत्थी अभी जो है सुलझी नहीं है, बीच में उलझा हुआ है मामला, पेट फंसा हुआ है और इसे उलझने में हमको लगता है कि शाम तक लगेगा। शाम तक यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, जो 4 मुख्य दल इसमें से चारों साथ चुनाव लड़ेंगे या इसमें से कुछ अलग हो जाएंगे। आज शाम तक इंतजार हम लोगों को करना होगा। ठीक है, तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बाकी राज्यों की तरह? हरियाणा में भी हमने देखा कांग्रेस एक तरफा चली, अकेले चली, गठबंधन जो अपने सहयोगी थे उनको बिल्कुल भी उन्होंने साथ नहीं लिया, तो नतीजा हमने देखा। यदि ये अपने सहयोगियों को छोड़ देते हैं, मैं किसी एक पार्टी का बात नहीं कर रहा, इंडिया गठबंधन में जो चारों पार्टियां हैं, चारों में से कोई एक यदि छोड़ते हैं तो इसका नुकसान उन्हें जरूर होगा, क्योंकि एक सीट पर जहां उनके सहयोगी लड़ रहे होंगे, इंडिया गठबंधन के अन्य दल के नेता लड़ रहे होंगे, वहां वो लड़ेंगे तो वोट तो कटेंगे, और जब आपस में वोट कटेगा तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होने वाला है, क्योंकि इस मामले में अगर हम बात करें एनडीए का तो वो माहिर है सीट समीकरण बनाने में, जनता को अपने ओर करने में, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के कई एक दौरे यहाँ होने हैं उस समय तक, तो इसका फायदा तो ये लेने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आरजेडी को इस तरह से चढ़ाने में इन लोगों का अंतर खाने से हद हो, ताकि ये इंडिया गठबंधन से साइड हो जाए और इसका लाभ उन्हें हो जाए। तो अभी कुछ भी संभव है, अभी निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। शाम तक हम लोग दर्शकों को दिखा
पाएंगे कि स्थिति क्या रही है, क्योंकि कल तक यदि ये सहमति नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर ये साफ हो जाएगा। अलग अलग इंडिया गठबंधन की टूट पर एनडीए की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रणनीति एनडीए की तरफ से अपनाई जाएगी? एनडीए में हालांकि खतरे में है, कई बड़े नेताओं ने एनडीए को छोड़ा हुआ है, बीजेपी को छोड़ा हुआ है खासतौर से। मरीज का संपर्क फिलहाल कर चुका है झारखंड से। मरीज अभी जानकारी दे रहे थे, लेकिन झारखंड में इस वक्त इंडिया गठबंधन में तालमेल बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसका फायदा क्या एनडीए उठाना चाहेगी या फिर उनके बीच में सहमति बनेगी और आने वाले समय में दोनों गठबंधनों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। वक्त ब्रेक का है, स्पॉट। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। अनाज बरदोई ही बकर है दैनिक आंगन मस्त दोनों राक्षसा बिक्री हिंदी जो अतिथि कतराव निकलो या बिक्री कपड़े नारी दिनों रंगली बाधा ओढ़े हुए ताश आमुद बुज्न बसंत तापस कर शहजार अता पता कर दपन वजू नीरू मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमैटोग्राफी। मधुसूदन दही, UHT मिल्क एंड चाट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त अब बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, क्योंकि इस वक्त सरगर्मियां तेज हैं और महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। शिवसेना ने 45 प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें महायुति ने अब तक 144 नामों की घोषणा कर दी है। महायुति गठबंधन ने इसमें शिंदे कोपड़ी पाटली से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये शिंदे गुट की जो शिवसेना है उन्होंने फिलहाल 45 प्रत्याशियों का नाम सामने रखा है। उनकी पहली लिस्ट जारी हुई है और अब कुल मिलाकर 144 नाम महायुति गठबंधन की तरफ से सामने आ चुके हैं। सभी दल इसमें जो शामिल हैं महायुति में, और फिलहाल सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या बाकी सीटों पर कुछ न कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि 288 सीटें हैं। इन तमाम सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारने हैं। धीरे धीरे मंथन होगा, हर सीट का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा और उसके बाद ही वहां पर नाम का ऐलान भी होगा। बिल्कुल, आपको बता दें शिवसेना शिंदे गुट ने अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। देर रात 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई। इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है वो चीजें साफ होती नजर आ रही है। बता दें कि शिंदे कोपड़ी 5 पखाड़ी से चुनाव लड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो महासंग्राम है वो जारी है। मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया गया है और 45 अलग अलग नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। माहिम सीट से शिवसेना ने यहाँ पर सदानंद शंकर को उम्मीदवार बनाया है। 45 अलग अलग नाम है, एक एक करके आपको साझा कर रहे हैं, जहाँ पर मुकाबला मंच अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से है और कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं सीट पर देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल। और देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच इस वक्त सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ने वाले हैं और वहां से वो अपने प्रतिद्वंदी को कड़ा मुकाबला देंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे कामठी से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं महाराष्ट्र की सियासत के और खास तौर पर महायुति ने अब तक 144 नाम की घोषणा कर दी है और लगभग इतनी सीटों की और घोषणा होनी है। बीजेपी के 99, शिवसेना शिंदे गुट के 45 नाम शामिल हो चुके हैं, यानी ये नाम सब सामने आ चुके हैं। 20 अक्टूबर को बीजेपी ने 99 प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी कर दी थी और अब देखना होगा कि फाइनलाइज जब ये नाम होंगे तो कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसमें 79 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। जो पहले से विधायक हैं उनको दोबारा से यहाँ पर भरोसा जताया गया है। इसमें 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से शिवसेना ने यहाँ पर पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो बीजेपी द्वारा भी 99 प्रत्याशियों की सूची बाहर आ चुकी है। अब इंतजार दूसरी सूची का है, क्योंकि कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने आपको सुबह से अपडेट किया कि एनडीए यानी कि महाविकास आघाड़ी के बीच में अब जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है और जो टिकट वितरण को लेकर सहमति है वो बन चुकी है, जहाँ पर की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अब जारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। इरशाद अहमद हमें जानकारी देंगे, सीधे इरशाद के पास चलेंगे। इरशाद, देखिए किस तरह से महायुति अपने जो नाम है वो जारी कर रही है, अपनी लिस्टें जारी कर रही है। अभी तक 144 जो सीटें हैं वो दे दी गई हैं, सीटों पर जो है वो नाम उतार दिए गए हैं महायुति की तरफ से। क्या सभी सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है या फिर भी हलचल देखने को कहीं मिल सकती है? जो है भाजपा और शिवसेना और एनसीपी तीनों पार्टियों में सीटों को लेकर कई दिन तक जो है पेज बना हुआ था, लेकिन हाईकमान बीजेपी ने इसे सुलझाने की कोशिश की है। और अब देखिए कि पहली लिस्ट 20 ये मतलब भाजपा ने 20 तारीख को डिक्लेयर की थी, जिसके बाद अब शिवसेना जो है शिंदे गठ उन्होंने देर रात से ये लिस्ट 45 उम्मीदवारों की जारी की है, जिसमें खुद शिवसेना के जो प्रमुख है एकनाथ शिंदे वो खुद कोपरी से मतलब अपना चुनाव नामांकन दाखिल करेंगे और वहीं जो उद्योग मंत्री महाराष्ट्र के रहे हुए हैं जो वो उदय सावंत और रत्नागिरी से रहेंगे। इसी प्रकार से जो शिवसेना ने इनके साथ में जो मंत्री पद हो गए हैं जिन्होंने और जो इनके साथ में रहे उन्हें टिकट दिया गया है। अभी 45 की इन्होंने अपनी घोषणा की है, अभी इतने ही और दूसरी लिस्ट में इतने नाम की घोषणा होना बाकी है। अब देखना यह है कि यार बड़ा रोमांचकारी जो है मुकाबला शिवसेना 2 गुटों में है और शिवसेना में मुकाबला होगा और वहीं मनसे के जो राज ठाकरे के बेटे हैं उनके खिलाफ भी शिंदे गुट ने अपना उम्मीदवार उतारा है। शिंदे गुट जो है खासतौर से बहुत ही रोमांचकारी यहाँ जो है मुकाबला होने जा रहा है। मुंबई में बात करें तो खासतौर से शिवसेना लड़ भी रहा है। अब देखना यह है कि तमाम नाम तो सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम बीजेपी के हवाले से बात करेंगे 79 उम्मीदवारों पर फिर से भरोसा जताया गया। जो पहले से विधायक हैं उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया और 20 नए चेहरे सामने लाए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीजों को? नहीं देखिए, खासतौर से 10 लोगों को इन्होंने टिकट नहीं दिया है जो पहले दिन से आए थे। भाजपा ने 10 लोगों को टिकट नहीं दिया है, नए लोगों को जो है उसमें शामिल किए गए हैं। भाजपा ने खासतौर से रणनीति बनाई है कि जो शिवसेना को देखते हुए महाविकास आघाड़ी को देखते हुए तो ये जो चुनाव है बहुत ही अलग ढंग से लड़ा जा रहा है। अब देखना यह है कि खासतौर यहाँ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति में किस प्रकार से जो पूरे नाम जब सामने आएंगे तो ही बताया जा सकता है कि कैसा मुकाबला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अच्छा तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है और दूसरी तरफ महायुति है। महायुति ने अपने लगभग 144 नामों की घोषणा की है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उनका भी कहीं न कहीं सीट शेयरिंग पर मंथन हो चुका है और ये सहमति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हो रही है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज, जिसमें साझा किया जाएगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होने वाली है। इसी चरण में पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज सीटों का ऐलान भी शिवसेना और एनसीपी और उद्धव गुट की तरफ से हो सकता है। किन किन नामों पर आज मोहर लगेगी, कौन से नाम सामने आएंगे, क्या सभी सीटों पर आज जो नाम है वो फाइनल हो जाएगा या फिर कुछ सीटों पर ही आज फिलहाल ये नाम निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल महाविकास आघाड़ी एक मजबूत गठबंधन है, जिसमें शरद पवार को एक बड़े गेम चेंजर या फिर बड़े रणनीतिकार के तौर पर देखा जा रहा है। वो इस गठबंधन को एक झोली में बांधने के लिए अपना प्रयास भी करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी संयुक्त रूप से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या निकल कर आएगा, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। हकीम देशमुख हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। हकीम, महाविकास आघाड़ी भी पीछे नहीं है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और आज कुछ नाम भी शामिल हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं। फार्मूला तो तय हो चुका है। 105 सीटों का फार्मूला जो है महाविकास आघाड़ी ने तय कर लिया है। 4 दिनों से जो है वो तनातनी चल रही थी, जिसको लेकर के कहीं न कहीं नाना पटोले और संजय राउत की अगर बात करें तो दोनों के आपस में जम नहीं रही थी। ऐसे में महाविकास आघाड़ी ने कुछ बातें जो है वो सामने रखी और ये कांग्रेस से आज आला कमान के पास ये बात पहुंची। उसके बाद नाना पटोले को जो है वो चर्चा से हटाया गया और थोराट को जो है वो सामने लाया गया। अब सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है पूरे तरीके से तय हो चुका है। बताया ये भी जा रहा है खेमे से और जल्द ही, यानी कि आज के दिन कुछ लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं अगर शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो वह भी अपनी लिस्ट जो है वो जारी करेगी। और शरद पवार की बात करें तो शरद पवार के खेमे में अब इनकमिंग जो है वो शीतल बनने को बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अजित पवार के गुट से निकल करके लोग जो है कहीं न कहीं बड़े भाई के किरदार में कांग्रेस ही नजर आ रही है। हकीम जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए थे और ज्यादा सीटें चुन करके कांग्रेस से आई थी, तो दावा करने में वो आगे आते हुए नजर आए और कहीं न कहीं 105 सीटों का जो फॉर्मूला है लेकर के अब कांग्रेस को आगे बढ़ाया गया है। बड़े भाई के तौर पर जो है कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी देख रहे हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से एनडीए द्वारा ये साफ किया गया है कि एनडीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है वो निर्धारित की गई है और सीट शेयरिंग फॉर्मूला में यहाँ पर लोकसभा की जो नतीजे सामने आए थे उन्होंने काफी अहम रोल प्ले किया है। यहाँ पर बिल्कुल वही नतीजों का असर है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं 105 सीटें जो है वो देने का महाविकास आघाड़ी में तय हुआ है। अगर बात करें शरद पवार की, शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र की रणनीति के चाणक्य माने जाते हैं। कहीं न कहीं आने वाले समय में वो क्या नए दाव खेलते हैं देखना होगा, क्योंकि 85 सीटों पर जो है राष्ट्रवादी यानी कि शरद पवार गुट को जो है वो जगह छोड़ी गई है। महाविकास आघाड़ी बढ़कर के अब नई लिस्ट जारी करेगी। अलग अलग पार्टी यानी तीनों भी दल जो है वो महाविकास आघाड़ी के अब नई लिस्ट जारी करेगी, जिसमें किस किस के नाम आते हैं, किसके नामों को काटा जाता है ये देखना होगा। क्योंकि अगर महायुति की बात करें तो काफी लोगों को यानी बीजेपी के काफी सिटिंग एमएलए की सीटें जो है वो काटी गई है और नए उम्मीदवार दिए गए हैं। जी बिल्कुल हकीम, देखिए लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए थे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस उसके बाद फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर था, चाहे वो हरियाणा में हो या जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत आए हैं। कांग्रेस उसके अनुकूल जो है वो खड़े नहीं उतर पाई है। तो क्या जो सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस पर पूरा भरोसा कर रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में? क्या वो रणनीति बन पा रही है वहां पर लोकसभा चुनाव के आधार पर? सीधा अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं भले ही कांग्रेस को जो है वो बड़ा भाई माना गया और 105 सीटें दी गई, लेकिन चुनाव जो है कहीं न कहीं पूरे तरीके से शरद पवार की अगुवाई में ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की रणनीति जो है वो शरद पवार भले बातें जानते हैं, ये तीनों भी दलों का मानना है। और उसके बाद शरद पवार के बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे को एक सिंपैथी वाले वोट जो है वो महाराष्ट्र में मिल सकते हैं। वही बात कांग्रेस की करते हैं, हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में जो है वो अपना वोट जो है वो गंवा चुकी है और महाराष्ट्र पर उसका क्या परिणाम होता है देखना होगा। बिल्कुल, जो दलदला हमने पिछले 5 सालों के अंदर देखा हुआ है, जो पार्टियों की टूट हुई है, 1 से 2 बने हुए हैं, एक पार्टी नहीं बल्कि 2 पार्टियां 1 से 2 हुई हैं, क्या वो एक अलग सा प्रभाव
महाराष्ट्र की जनता पर डालेगा? जो आपने कहा कि सिंपैथी का वोट जो है वो उद्धव ठाकरे को मिल सकता है, तो क्या ये दोनों पार्टियों के लिए काम करेगा? देखिए, सिंपैथी की अगर हम बात करते तो कहीं ना कहीं उद्धव गुट को आज से 1 महीना पहले तक काफी बड़े पैमाने पर सिंपैथी जो है वो देखने को मिली थी। फिर योजनाओं का जोर शुरू हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि महायुति ने बड़े पैमाने पर जो है वो कहीं ना कहीं योजनाएं लाई, और उसके बाद में ये सिंपैथी धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रही है। अब आने वाले चुनाव में देखना होगा कि सिंपैथी के वोट जो है उद्धव ठाकरे गुट में कन्वर्ट होते हैं या फिर महायुति की तरफ ये वोट जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखे तो महाराष्ट्र की जो सियासत है कहीं न कहीं अब दिलचस्प नजर आने वाली है। 20 तारीख को वोटिंग हो जाएगा, 30 तारीख को फैसला हो जाएगा, तभी पता अब चल पाएगा कि कौन कितनी ताकत लगा करके जो है वो चुनाव में आया और कौन सत्ता में आने वाला है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम, ये जानकारी साझा करने के लिए। हकीम देशमुख इस वक्त महाराष्ट्र में जानकारी दे रहे थे। महाराष्ट्र में किस तरह की उथल पुथल इस वक्त नजर आ रही है और कैसे सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन रही है, रणनीति क्या तैयार होगी और उस रणनीति के बाद किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इधर उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें, कांग्रेस पहले पीछे थी, लेकिन अब जाकर चुनाव में कांग्रेस एक नजर आ रही है और फूलपुर सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार सकती है। कांग्रेस के लिए सपा जो है वो फूलपुर सीट छोड़ सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर 9 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं और देखना होगा कि 9 सीटों पर उपचुनाव जब होंगे तो इस पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन जो हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने सबको चौंकाकर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे और कई सांसद समाजवादी पार्टी में जीते थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है टिप्पण वो अलग है और उपचुनाव में जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। 9 अलग अलग सीटों पर ये उपचुनाव देखने को मिलेगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो रस्साकशी जो है वो अब खत्म हो चुकी है और दोनों साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसी खबर ये है कि सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, उनसे बातचीत की है और बातचीत में तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं। हमारे साथ गौरव पांडे ज्वाइन कर चुके हैं लखनऊ से। गौरव, आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अक्सर माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा का हुआ हो, चाहे उपचुनाव हुआ हो, लोकसभा की सीटों का चुनाव हुआ हो, ज्यादातर समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने आपस में गठबंधन किया है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि लोकसभा के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी को उसका पूरा फायदा मिला। एक बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में वो उभरी है और ऐसे में अब इस बार ये बात फिर से सामने आ रही है कि वो खासकर फूलपुर सीट जो है उसमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लोग मिलकर आपस में लड़ेंगे, लेकिन इसका कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी कैंडिडेट जिन 9 सीटों पर उतार रही है उन सभी सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें से समाजवादी पार्टी का कब्जा पहले से रहा है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस पार्टी है निषाद पार्टी, संजय निषाद भी पार्टी के अंदर भीतर कला करने को तैयार है, वो भी 3 सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास अपने लोगों को समझाने का समय बहुत कम बचा है और वहीं दूसरी तरफ तैयारी कर चुकी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार उपचुनाव में बीजेपी को मात देने की। गौरव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन बीजेपी किस तरीके से अब एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश करेगी इन उपचुनावों में? देखिए, उपचुनाव में पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी हो चुकी है। हाल ही में कार्यकारिणी बैठक हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कालिदास मार्ग से बैठक करी, सभी प्रभारी मंत्री बनाए, सभी को प्रभार दिया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और चुनाव के लिए पूरी तैयारी करें। लेकिन अगर मैं बात करूं खासकर अलीगढ़ की, खैरा सीट की, फूलपुर सीट की, तो इन सभी सीटों पर साफ तौर पर कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की जीत फिलहाल से ही इसलिए दिख रही है क्योंकि ये सीटें हमेशा से समाजवादी पार्टी के खाते में रही है और इस बार ये 2 गुनी तौर पर सीटें समाजवादी पार्टी की कांग्रेस के खाते में इसलिए आएंगी क्योंकि इन दोनों सीटों पर इन सीटों पर इस बार इस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो दोनों मिलकर आपस में चुनाव लड़ रहे हैं
सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को तैयारी करने के लिए भरपूर समय मिला। लोकसभा के इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये इस बार के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का खतरा जरूर बना हुआ है। शुक्रिया आपका गौरव जानकारी के लिए। देखिए, दो पहलुओं से बहुत महत्वपूर्ण इन चुनाव को देखा जा रहा है। एक तो 2027 के विधानसभा चुनाव और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, इन दोनों के नजरिए से दोनों पार्टियों, दोनों दलों के लिए ये बेहद ज्यादा अहम चुनाव माने जा रहे हैं। इधर बाकी राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर 4 नवंबर से विधानसभा सत्र जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होगा नई रवेली सरकार का, और उपराज्यपाल के संबोधन के साथ ये शुरुआत होगी। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा, क्योंकि विधानसभा का स्पीकर अभी तक चुना नहीं गया है। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ है, प्रोटेम स्पीकर बना गया है, लेकिन 4 नवंबर से जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उससे पहले स्पीकर का जो पद है वो भी एक नए चेहरे के रूप में देखा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक ढांचे में विधानसभा देखी जाएगी। विधानसभा में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुने हुए विधायक, चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचेंगे और चर्चाएं करेंगे। लेकिन देखना होगा कि जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो उस समय किस तरह का माहौल इस विधानसभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बता दें कि 4 नवंबर से विधानसभा सत्र जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाला है, और उससे पहले स्पीकर का चयन जो है वो किया जाएगा। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर को चुना गया है। मुबारक गुल इस समय जो है वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जम्मू कश्मीर में है, लेकिन यहाँ पर ये काफी अहम होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि काफी लंबे अरसे से विधानसभा सत्र यहाँ पर नहीं हुआ, और अब नई नवेली जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जो लोगों के नुमाइंदे उन्होंने चुने हैं, वो इस विधानसभा सत्र में बैठेंगे और तमाम चीजों को लेकर जो है वो बात होगी। लेकिन उपराज्यपाल के संबोधन के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी, और जो जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने चुने हुए नुमाइंदे विधानसभा तक पहुंचाए हैं, असेंबली तक पहुंचाए हैं, उनके मुद्दों को किस तरीके से यहाँ पर उजागर किया जाएगा, मुद्दों को हल किया जाएगा, ये चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन इसी बीच अगली खबर, जहाँ पर सिख जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज अहम दिन माना जा रहा है, इसको लेकर आज फैसला सामने आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना इस मुद्दे पर फैसला सामने रखेगी। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर तमाम चीजें जो है वो सामने आएंगी, इसका फैसला सामने आएगा। हिंदू पक्ष की ओर से रिकॉल अर्जी का विरोध किया गया था, जिसके बाद से आज इसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और सुनवाई में तमाम चीजें सामने रखी जाएंगी। मथुरा की श्री जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाने वाला है। बिल्कुल, और कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने फैसले में क्या सुनाएगा इसको सुनने के लिए सभी बेताब नजर आ रहे हैं, सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि आखिर फैसला किसके पक्ष में जाएगा। फिलहाल मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज ये फैसला निकलकर सामने आ रहा है। इधर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सारी की बैक टू बैक बैठकें देखने को मिल रही है। सरकार बनने के बाद एक्टिव मोड में है। दोपहर 2 बजे जर्मनी प्रतिनिधिमंडल के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में निवेश को लेकर भी चर्चा होगी, और दिल्ली दौरे पर भी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह रह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली दौरा भी होना है। लेकिन उससे पहले जब चंडीगढ़ में ये बैठक होगी तो उस समय जर्मनी के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनके साथ बैठक होगी, निवेश को लेकर बातचीत होगी। जैसे हरियाणा में निवेश को बढ़ाना है, हरियाणा में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उद्योगपति हैं वो पहुंचेंगे, अपना निवेश करेंगे, हरियाणा की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हरियाणा के युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ावा मिलेगा, उद्योग में बढ़ावा मिलेगा, और बाकी अन्य चीजें होंगी, उससे हरियाणा का विकास भी होगा, और हरियाणा के पथ पर जो मुश्किलें हैं वो भी आसान होते हुए नजर आ रही हैं। इसको लेकर ये मुहिम इस सरकार में शुरू हो गई। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैक टू बैक बैठकों का दौर लगातार जारी है, और आज दोपहर 2 बजे जर्मनी की एक डेलीगेशन के साथ बैठक नायब सिंह सैनी की रहने वाली है। दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर पदभार संभाला है। हार्दिक बीजेपी ने कहीं न कहीं हरियाणा में लगाई है, जिसके बाद की एक्शन मोड में नई सरकार नजर आ रही है। अभी हाल ही में
शपथ ग्रहण समारोह हमने देखा कितना भव्य तौर से 50,000 से अधिक लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अलग अलग राज्यों से जो बड़े नेता हैं यहाँ पर पहुंचे थे और अगर बार फिर से एक्शन मोड में कहीं ना कहीं नायक सिंह सैनी आ चुके हैं और आज सुबह ही समारोह आयोजित किया गया था जिसमें कि सब समाज के लोग पहुंचे थे। तमाम जो बड़े नेता है यहाँ पर पहुंचे थे और वायनाड की खबर सामने आ रही है। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो, बता दें कि 13 नवंबर को ये यहाँ पर उपचुनाव होने हैं वायनाड सीट पर, जिससे पहले की आज नॉमिनेशन फाइल करती हुई नजर आएंगी और नॉमिनेशन से पहले आज यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्योंकि हमेशा से वायनाड कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और गढ़ होने के साथ साथ आज शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा, क्योंकि 13 नवंबर को चुनाव होंगे। तस्वीरें आपके सामने है, आप देखिए। वायनाड से लाइव तस्वीरें हैं जिसमें राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रियंका गांधी दिखाई दे रही होंगी। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव में उतर रही है। वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड से जीत हासिल की थी। 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़े थे, दोनों सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद वायनाड उन्हें छोड़ना पड़ा और वायनाड से अब प्रियंका गांधी नजर आएंगी। इस वक्त वायनाड से लाइव तस्वीरें, एक रोड शो होना है और इस रोड शो में जन सैलाब भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी यहाँ से जीते हुए हैं, लेकिन अब विपक्ष भी हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। तो क्या ये सीट राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ बैकअप के तौर पर रखी थी, ये इल्जाम विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रियंका गांधी के अगेंस्ट बीजेपी ने नाव्या हरिदास को जो है वो खड़ा किया है और अगर बात करेंगे तो वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हरिदास नगर निगम में भाजपा संसदीय दल की नेता के रूप में कार्य करती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनके अनुसार अगर बात करें तो वो महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव भी है। उम्मीदवारी फाइनल होने के बाद नव्या हरिदास ने बड़े आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वायनाड की जो जनता है अब वो स्पष्ट कर चुकी है, उसके सामने सभी तस्वीरें हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अब सेकेंड ऑप्शन ले रहे हैं, विकल्प के रूप में लिया जा रहा है और अब वो बीजेपी को इस बार वायनाड से जीत दिलाएंगे। आपको बता दें कि हरिदास ने साफ तौर से कह दिया, नव्या हरिदास ने कहा है कि वायनाड से मतदाता एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके लिए खड़ा हो और उनकी समस्याओं का समाधान करे। उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ से जीत हासिल कर गए, उन्होंने रायबरेली की सीट चुनी है, लेकिन वायनाड पर उपचुनाव जो है वो हो रहे हैं। अब जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने हैं, अब दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे तो अगली खबर यहाँ पर, हाँ, यमुना में बढ़ते हुए प्रदूषण के चलते अगर हम देखेंगे तो दिल्ली सरकार इसको लेकर अब तक हो चुकी है, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली सीएम आतिशी जो है वो बैराज जाएंगी और बैराज में जाकर तमाम चीजों को लेकर बात होगी। 1 बजे बैराज जो है वो सीएम पहुंचेंगी और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ग्रैब 2 जो नीति, जिसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, वो नीति लागू होगी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जो कि फॉर्मर सीएम है, उनके द्वारा ऑड इवन पॉलिसी लागू की गई थी। गाड़ियों को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया था। अब एक और बार ग्रैब 2 कर एक पॉलिसी जो है वो दिल्ली में लागू होने वाली है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना के बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर अब दिल्ली सरकार सख्त हो चुकी है और लगातार पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन नजर आ रहा है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। सही कहा आपने, चिपन और पॉल्यूशन तो है, लेकिन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है हर साल, हर वर्ष जब प्रदूषण की शुरुआत होती है, जब धुंध की शुरुआत होती है, स्मॉग बढ़ता है, उसके बाद फॉर्मूले तो तय किए जाते हैं, लेकिन उन फॉर्मूलों का सॉल्यूशन कोई नहीं निकलता। नतीजे दिल्ली के लोग आज भी इस प्रदूषण के गुब्बारे में उन्हें जीना पड़ता है। न्यूज़ लाइव में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
चलते 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 भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। ये है गुलिस्तान न्यूज चैनल। मैं आशा सरवार खबर की तह तक जाऊंगी और पेश करूंगी आपके सामने सरकार के कामों का वाइस। हमें भरोसा है आने वाला कल सुरक्षित है। कतार में लगे हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा लाभ, सरकार का लाभ। कतार में लगे हुए उस व्यक्ति का भी करेंगे काम जो खड़ा है लेकर लोकतंत्र की दिशा। हम है आपका भरोसा। हम आपके भरोसे को जीतने को लेकर करेंगे काम। आपका भरोसा इसी तरह बना रहे, उस पर करेंगे काम। हर अहम फैसला आप लेते हैं हमारे साथ। सोशल जबर न्यूज फरगान सोशल लोकल न्यूज आवाज मादी हालत मुस्तकबिल खास नजर लोकल न्यूज फरियाद से सरकारी वादे तुंद अल्फाज से आवाज प्रदोष शामन फ्लोर सख्त नहीं बनी सिर्फ गुलिस्तान न्यूज है। जरूरी नहीं कि खबरों के लिए कंपनी फैलाई जाए। खबर जो आपको जोड़ती है सीधा हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे, सियासत, सलामती, ये जुर्म, कारोबार, तारीखी हकायत, मौसम, हालात से मुकम्मल आगाही। अब तक आपसे प्रतीक के साथ पैसों के लिए बिना क्रेडिट लिखी फिल्में, शब्द टूटा तो स्वर्ग के पोस्टर पर लिखा नाम, भावुक हुए नुएंटी के डायरेक्टर। करण जौहर को सुकेश ने लिखा लेटर जो टीम के लिए धर्मा प्रोडक्शन में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। सलमान खान के स्पॉट में उतरे सिंगर मीका सिंह, कहा भाई को फिक्र ना कर, एक्टर को लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियां। अनुपम खेर ने कही दिल की बात, कहा बच्चों की कमी खलती है, उनकी परवरिश करता तो ज्यादा खुशी होती। फोटोग्राफर्स पर नाराज हुई किच्छा, सुदीप की बेटी बोली लोगों को बस रील बनाने की पड़ी थी, दादी को विदा करने में हुई परेशानी। रेमो डिसूजा का बड़ा बयान आया सामने, कहा जरूरत पड़ने पर सभी दस्तावेज पेश करेंगे, प्रेस नोट जारी किया। शोभिता नागा की शादी के फंक्शन हुए शुरू, एक्ट्रेस ने शेयर किए सेरेमनी के फोटोज, हल्दी कुर्ती नजर आई।